हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्मिथ। मैं आज बात करूंगा ब्रेनस्टेम स्ट्रोक सिंड्रोम्स के बारे में। तो मतलब इस स्ट्रोक सिंड्रोम को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है और मतलब मैं इसे सिंपली तीन में डिवाइडेड करूंगा: मेडुला के सिंड्रोम्स, पोन्स के और मिड ब्रेन के। मेडुला के सिंड्रोम को मीडियल और लेटरल में डिवाइड करें तो जो मीडियल होता है उसे डेजेरिन सिंड्रोम कहते हैं और जो लेटरल हो उसे वॉलेनबर्ग सिंड्रोम कहते हैं। इसी तरह पोन्स को वेंट्रल और डोर्सल में डिवाइडेड करेंगे तो जो और डोर्सल को अगेन अपर और लोअर डोर्सल में डिवाइडेड करेंगे तो जो वेंट्रल पोन्स का होता है उसे मिलेट गुबलर कहते हैं और जो अपर डोर्सल का होता है उसे रेमंड सेस्टेंट सिंड्रोम और जो लोअर डोर्सल होता है पोन्स का उसे फोवाइल सिंड्रोम कहते हैं। इसी तरह मिड ब्रेन को भी वेंट्रल और डोर्सल में डिवाइड करें तो जो मतलब वेंट्रल होता है उसे वेबर और डोर्सल होता है उसे बेनेडिक्ट में डिवाइडेड करेंगे। तो ये हम यहाँ इसी तरह कुछ मेजर सिंड्रोम्स की बात कर लेंगे और इसके बाद कुछ आते हैं कि मतलब माइनर सिंड्रोम्स की जो इस क्लासिफिकेशन में ठीक तरह से नहीं बैठते तो वो मेडुला के होंगे ओपेल्स्की और बेबिंस्की नेगियोट सिंड्रोम और पोन्स के होंगे मैरी फॉक्स और लॉक्टिन सिंड्रोम और मिड ब्रेन के होंगे क्लॉड, नॉर्थेंजल और पेरिनोड सिंड्रोम। तो हम इस सभी सिंड्रोम्स के बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले मैं वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम की आर्टरीज के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दो जॉइन हो तो रही है, इसे वर्टिब्रल आर्टरीज कहते हैं। ये जो ब्लू है उसे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कहते हैं। वो अल्टीमेटली जॉइन होकर क्या बनाते हैं तो ये है बेसिलर आर्टरी जो अल्टीमेटली पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में डिवाइडेड होती है और ये जो ग्रीन कलर की आप ब्रांचेस देख रहे हैं वो होती है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज और ये जो ब्लू ऑरेंज देख रहे हैं वो है एंटीरियर एंटेरो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी या फिर आइका और ये जो ग्रीन है जो वर्टिब्रल में से निकल रही है उसे कहते हैं पाइका, पोस्टेरो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी और ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस है इन्हें कहते हैं पैरा मीडियन ब्रांचेस। तो ये वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम हो गई। अब हम शुरू करेंगे मेडुला के सिंड्रोम्स के बारे में। तो अब हम मेडुला की बात करें तो मैंने जैसे बताया वो मीडियल और लेटरल में डिवाइडेड होता है। जो मीडियल को डेजेरिन और लेटरल को वॉलेनबर्ग कहते हैं। जैसे कि आप ये देख रही है कि ये जो हाफ मेडुला है उसके मीडियल में हो तो उसे डेजेरिन कहते हैं और उसके लेटरल में हो तो उसे वॉलेनबर्ग कहते हैं। तो अब मैं उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ मतलब पोन्स मेडुला के जैसे कि सेक्शन ड्रॉ करके उसमें से मतलब न्यूक्लियाई दिखा के वो मैं नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट न्यूक्लियस और ट्रैक के बारे में बताऊंगा क्योंकि कई बार फिगर्स के कारण भी कंफ्यूजन थोड़ी बढ़ जाती होती है। मतलब क्योंकि एनाटॉमिकल फिगर्स थोड़ी अलग होती है और हम अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी अलग फिगर ड्रॉ करते हैं तो इसके कारण थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो मैं सिर्फ मतलब न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा। तो डेचरिन सिंड्रोम की बात करें तो इसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है तो उसमें एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी या फिर कई बार वर्टेब्रल आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट के कारण होता है। तो इसमें मतलब अब कौन कौन से न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं तो वो होते हैं 12th नर्व न्यूक्लियस, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, फिर उसमें एक पाथवे आता है कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे और सबसे आखिर में मीडियल लेमनिस्कस। तो अगर हम इसके मतलब लीजन के बारे में बात करेंगे तो किस तरह से होगा तो अब जानते हैं कि मतलब 12th नर्व इन्वॉल्वमेंट होने के कारण इप्सिलेटरल टंग की पाल्सी हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि इप्सिलेटरल मतलब क्यों होगी क्योंकि ये जो 12th नर्व का न्यूक्लियस है वो अल्टीमेटली वो मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन फाइबर्स निकालेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके कारण इप्सिलेटरल होगा। तो और आप समझ जैसे कि जानते हैं कि अगर टंग की एक साइडेड पाल्सी हो तो जब भी मतलब टंग को प्रोट्रूड करेंगे तो वो टू द पैथोलॉजिकल साइड डेविएट होगी। तो टंग का मतलब प्रोट्रूजन के कारण डेविएशन जो भी इन्वॉल्व साइड के तरफ होगा। फिर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के बारे में आप जानते हैं कि इसके इन्वॉल्वमेंट के कारण कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया होता है। तो कॉन्ट्रा मतलब ये कॉन्ट्रालेटरल होगा क्योंकि ये नीचे जाके मतलब क्रॉस होगा। और मीडियल लेमनिस्कस का आप जानते हैं कि वो उसके कारण क्या होगा तो उसके कारण कॉन्ट्रालेटरल वाइब्रेशन और पोजीशन लॉस होता है। तो ये थी डेजरिन सिंड्रोम की बात। अब मैं बात करूंगा वॉलेनबर्ग सिंड्रोम के। तो जैसा कि आप वॉलेनबर्ग सिंड्रोम के बारे में जानते हैं कि वो पाइका आर्टरी के कारण होता है और कई बार ये वर्टेब्रल आर्टरीज के कारण भी होता है। तो अब इसमें कौन कौन से मतलब पाथवे और न्यूक्लियस इन्वॉल्व होंगे तो सबसे पहले बात करें तो ये हम 5th न्यूक्लियस, फिर 9 और 10th न्यूक्लियस, फिर 8 नर्व न्यूक्लियाई, फिर सिंपेथेटिक फाइबर्स और स्पाइनो
थैलामिक ट्रैक्ट और सबसे आखिर में इंफीरियर सेरिबेलर पीडंकल। तो इस सब के मतलब अब क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से आएंगे। तो फिफ्थ नर्व न्यूक्लियस के इन्वॉल्वमेंट के होने के कारण इप्सिलेटरल फेस में अब पेन और टेम्परेचर जैसे सेंसेशन अब लॉस हो जाएंगे, ये इप्सिलेटरल होगा। जो कि मतलब आप समझ सकते हैं कि जो क्रेनियल नर्व्स होंगे उसके मतलब फीचर्स ज्यादातर इप्सिलेटरल आएंगे, और जो स्पाइनल ट्रैक्ट के जो मतलब लीजन उसका होंगे वो कॉन्ट्रालेटरल आएंगे। तो इसे हम क्रॉस फीचर्स भी कहते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि ब्रेनस्टेम में क्रॉस फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ये फिफ्थ की बात हो गई। और 9 और 10 के कारण क्या होगा, तो इसके कारण इप्सिलेटरल पैलेट, फेरिंग्स और वोकल कॉर्ड की पाल्सी हो जाएगी। तो इन सब की पाल्सी के कारण क्या होगा, तो इस सब की पाल्सी के कारण डिस्फेजिया हो सकता है और डिसआर्थरिया हो सकता है। तो और जैसे कि आप जानते हैं कि एट्थ नर्व न्यूक्लियस होने के कारण क्या होगा, तो इसके कारण निस्टैग्मस होगा, फिर नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, और वर्टाइगो जैसे सिम्टम हो सकते हैं। और सिंपैथेटिक फाइबर्स के इन्वॉल्वमेंट में होने के कारण क्या होगा, तो इसी कारण इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम होगा। फिर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के इन्वॉल्वमेंट के कारण क्या होगा, तो इसके कारण कॉन्ट्रालेटरल पेन और टेम्परेचर मतलब कॉन्ट्रालेटरल पेन और टेम्परेचर बॉडी के सेंसेशन अब नहीं होंगे। तो ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक था, ये जो कॉन्ट्रालेटरल होता है। और इंफीरियर सेरिबेलर पीडंकल के कारण कौन कौन से फीचर आते हैं, तो जो मतलब जो सेरेबेलम के जो भी पाथवे होंगे तो वो हमेशा इप्सिलेटरल मतलब फीचर्स देते हैं। तो इंफीरियर सेरिबेलर पीडंकल्स के कारण इप्सिलेटरल एटेक्सिया और डिसमेट्रिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो ये थी मतलब, और इसके अलावा कई भी सिम्टम आते हैं जैसे कि हिकअप, डिप्लोपिया, फिर ये यूनिलेटरल पोस्टीरियर हेडेक, तो वो सब सारे भी सिम्टम आते हैं। पर अल्टीमेटली जो याद रखने वाले होते हैं वो है फिफ्थ, 9 एंड 10th, एट्थ नर्व, सिंपैथेटिक फाइबर, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और इंफीरियर सेरिबेलर पीडंकल। तो ये था वॉलेनबर्ग सिंड्रोम। तो आप जैसे कि जानते हैं कि ये वॉलेनबर्ग सिंड्रोम काफी इंपॉर्टेंट है और नीट पीजी के एग्जाम में भी कई बार ये पूछा जाता है। तो पोंटाइन सिंड्रोम शुरू करने से पहले मैं कुछ यहाँ बताना चाहता हूँ कि क्रेनियल नर्व्स का ओरिजिन किस तरह से होता है। तो फर्स्ट और सेकंड होती है वो ब्रेन या ब्रेन में से निकलती है, और थर्ड और फोर्थ होती है वो मिड ब्रेन में से, 5, 6, 7, 8 होती है वो पोन्स में से, और 9, 10, 11, 12 होती है वो मेडुला में से। तो आप समझ पाएंगे कि जो भी मेडुलरी सिंड्रोम होंगे उसमें ये सब क्रेनियल नर्व के फीचर्स आएंगे, और जो भी मतलब पोन्स के सिंड्रोम होंगे उसमें ये सब सारे क्रेनियल नर्व्स के फीचर्स आएंगे। तो कई बार क्या होता है कि अब जब मतलब आपको सिर्फ पता हो कि कौन सा सिंड्रोम किस लोकेशन पे होता है, तो फिर भी उसके कारण आप इजीली डिफरेंशियल कर सकते हैं। तो मतलब आपको कई बार याद रखने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि मेडुला के सिंड्रोम होंगे तो इसमें ये सब क्रेनियल नर्व ही होंगी। तो इस तरह से आप मतलब याद रखने की सबसे आसान रीत है कि क्रेनियल नर्व का ओरिजिन कहां से कहां होता है। अब मैं बात करूंगा पोंटाइन सिंड्रोम्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पोन्स वेंट्रल और डोर्सल में डिवाइडेड होता है। जो वेंट्रल पोन्टाइन होता है उसे मिलाड गुबलर कहते हैं। तो ये समझिए कि ये अगर पोन्स है ये सेक्शन और ये एंटीरियर पोस्टीरियर है तो ये ग्रीन है, मिलाड गुबलर सिंड्रोम। फिर डोर्सल होता है वो अगेन अपर और लोअर में डिवाइडेड होता है। जो अपर होता है उसे रेमंड सेफ्टन सिंड्रोम कहते हैं, और जो लोअर पोन्स होता है उसे फॉवेल सिंड्रोम कहते हैं। तो अब मैं शुरू करूंगा मिलाड गुबलर के बारे में। तो मिलाड गुबलर में कौन कौन से मतलब न्यूक्लियस इन्वॉल्व होंगे, तो ये पॉन्स सिंड्रोम है तो इसमें एक तो सिक्स्थ नर्व न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा, और इसके साथ सेवेंथ नर्व न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा, और इसके अलावा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक भी इन्वॉल्व होता है। तो अब इसके मतलब फीचर्स को समझ पाएंगे कि सिक्स्थ नर्व इन्वॉल्वमेंट होने के कारण इप्सिलेटरल लिटरल रेक्टस की अब पाल्सी हो जाएगी, और जो सेवंथ नर्व के इन्वॉल्वमेंट के होने के कारण इप्सिलेटरल फेस की पाल्सी हो जाएगी, और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक या फिर पिरामिडल ट्रैक की इन्वॉल्वमेंट होने के कारण कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया होता है। तो ये था मिलाड गुबलर सिंड्रोम। अब मैं बात करूंगा फॉवेल सिंड्रोम के बारे में। तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो जैसा कि मतलब आगे मिलाड गुबलर में था उसी तरह इसमें भी कई फीचर सिमिलर होंगे, जैसे कि सेवंथ नर्व, फिर उसके बाद आता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, और उसमें मतलब सिक्स्थ नर्व न्यूक्लियस था, और यहाँ क्या होगा PPRF
जिसका फुल फॉर्म है पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल गेज का मतलब मैंने पाथवे बताया था फ्रंटल आई फील्ड में से होके वो अल्टीमेटली पीपीआरएफ में जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सब के लीजन के कारण अब कौन से फीचर आएंगे। तो सब सेवंथ नर्व के कारण जैसे कि आगे बताया इप्सिलेटरल फेस की पाल्सी होगी, फिर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के कारण कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया होगा, और पीपीआरएफ के इन्वॉल्वमेंट होने के कारण क्या होगा, तो इसके कारण हॉरिजॉन्टल मतलब गेज पाल्सी हो सकती है। क्योंकि मैंने आपको कल मतलब हॉरिजॉन्टल गेज का पाथवे जैसे बताया था उसमें पीपीआरएफ भी दिखाया था। मतलब इसके साथ कई बार पीपीआरएफ के अलावा मतलब सिक्स्थ नर्व न्यूक्लियर भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये था फॉवेल सिंड्रोम। तो अब बात करेंगे रेमंड सिंड्रोम के बारे में। तो रेमंड सिंड्रोम में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसमें सबसे पहले सुपीरियर एंड मिडल सेरिबेलर पीडंकल का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके बाद इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है फिफ्थ नर्व न्यूक्लियस का, इसका दोनों सेंसरी और मोटर दोनों ही इन्वॉल्व होता है। इसके बाद आता है मीडियल लेमनिस्कस और इसके साथ स्पाइनोथैलामिक ट्रैक्ट, ये दोनों मतलब मैं बाद में बताऊंगा। और उसके बाद एक आता है कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बार ट्रैक। तो ये दोनों इन्वॉल्वमेंट होता है और अल्टीमेटली इसमें पीपीआरएफ इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में आपको समझ पाएंगे कि सेरिबेलर पीडंकल्स के इन्वॉल्वमेंट होने के कारण इप्सिलेटरल एटेक्सिया फिर ट्रेमर्स जैसे सिम्टम्स आएंगे। पीपीआरएफ होने के कारण मैंने आपको जैसे बताया कि हॉरिजॉन्टल गेज की पाल्सी हो सकती है। अब फिफ्थ नर्व के सेंसरी और मोटर दोनों के इन्वॉल्वमेंट के कारण क्या होगा, तो इसके कारण इप्सिलेटरल मतलब सेंसरी लॉस हो जाएगा फेस का, और इसके साथ मसल्स ऑफ मास्टिकेशन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि अब सेंसरी और मोटर दोनों इन्वॉल्वमेंट होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मीडियल लेमनिस्कस भी इन्वॉल्व होता है और स्पाइनोथैलेमिक भी इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब कॉन्ट्रालेटरली ऑल सेंसरी मोडालिटीज आर लॉस्ट। तो यहाँ कॉन्ट्रालेटरल सारी की सारी सेंसरी चली जाएगी। और यहाँ क्या होता है, इसके अलावा कॉर्टिको बल्बर और कॉर्टिको स्पाइनल दोनों ट्रैक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि कॉन्ट्रालेटरल फेस और बॉडी की पाल्सी हो जाएगी। तो यहाँ आपको एक कंफ्यूजन शायद हो, तो मैं दूर कर देना चाहता हूँ कि जो मतलब अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं जैसे कि कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट, तो जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट मतलब होते हैं वो अल्टीमेटली नीचे जाके लोअर मोटर न्यूरॉन्स में क्या बनाएंगे, तो वो बनाएंगे पेरिफेरल नर्व्स बनाएंगे, और जो कॉर्टिको बल्बर थे वो क्रेनियल नर्व्स बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये मतलब अभी क्रॉस नहीं होते, मतलब क्रॉस तो जब भी मतलब ये पोन्स के लोअर पार्ट में क्रॉस होते हैं, तो इन सब के कारण मतलब ब्रेन स्टेम के सिंड्रोम्स के बारे में बात करेंगे तो इन सब के लीजन के कारण अब कॉन्ट्रालेटरल फीचर्स आएंगे। और जबकि हम क्रेनियल नर्व्स की बारे के लीजन के बारे में बात करेंगे जैसे कि मतलब ब्रेन स्टेम सिंड्रोम्स के बारे में, तो इसके कारण इप्सिलेटरल सिम्टम्स आएंगे। तो आपको मतलब कॉर्टिको बल्बर के लीजन और क्रेनियल नर्व्स के लीजन में कॉन्ट्रालेटरल इप्सिलेटर में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब मैं बात करूंगा मिड ब्रेन की सिंड्रोम्स के बारे में। जो वेंट्रल होता है उसे वेबर कहते हैं। जैसे कि आप मतलब ये मिड ब्रेन का इंटीरियर पोस्टीरियर हो गया तो इसे मतलब वेबर कहते हैं, और जो थोड़ा पोस्टीरियरली हो तो उसे डोर्सल कहते हैं। मतलब ये इतना बड़ा सारा पूरा का पूरा पोस्टीरियरली नहीं होता, पर मतलब इसके का अगर हम कंपेयर करें तो वो ये पोस्टीरियरली होगा, उसे मतलब डोर्सल में मिड बेनेडिक्ट सिंड्रोम कहते हैं। और जबकि पेरिनोज सिंड्रोम के जैसे कि डोर्सल मिडब्रेन सिंड्रोम के बारे में मैं अलग से आखिर में सब बारे में बात करूंगा। तो अब मैं बात करूंगा वेबर सिंड्रोम के बारे में। तो वेबर सिंड्रोम में अब क्या इन्वॉल्व होता है, तो उसमें जैसे कि आप जानते हैं कि अब ये मिड ब्रेन आ गया है, तो इसमें अब थर्ड क्रेनियल नर्व होगी विथ पैरासिम्पैथेटिक पाथवे, और इसके साथ कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और कॉर्टिको बल्बार ट्रैक्ट इन्वॉल्व होंगे। तो आप समझ पाएंगे कि मतलब अब थर्ड क्रेनियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट के होने के कारण अब कौन से फीचर आएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड क्रेनियल नर्व होने के कारण इप्सिलेटरल मतलब आई सब डाउन एंड आउट हो जाएगी, जैसे कि आप थर्ड क्रेनियल नर्व के कारण जानते हैं, और मतलब आईज आर डाउन एंड आउट ऑक्यूलोमोटर पाल्सी के कारण। इसके साथ मतलब अब पैरासिम्पैथेटिक भी चला गया है, तो इसके साथ क्या होगा, टोसिस और डायलेटेड प्यूपिल देखने को मिलती है। और जो कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बार, तो आप समझ पाएंगे इसके कारण कॉन्ट्रालेटरल हेमी
प्लेजिया होगा तो बल्बार के कारण फेस में होगा और स्पाइनल के कारण मतलब पूरे बाकी की बॉडी में, तो पूरा का पूरा मतलब बॉडी का जो कॉन्ट्रालेटरल हिस्सा होता है उसमें अब पैरालिसिस हो जाएगा। अब बात करेंगे बेनेडिक्ट सिंड्रोम में। तो बेनेडिक्ट सिंड्रोम में जैसा कि आप जानते हैं कि इसका क्या होता है कि मिड ब्रेन का जो टेगमेंटम होता है उसके लीजन के कारण बेनेडिक्ट सिंड्रोम होता है। तो अब इसमें मतलब कौन कौन से न्यूक्लियस और इन्वॉल्व होंगे, तो थर्ड क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस और इसके साथ रेड न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं। तो अब इसके मतलब अब फीचर कौन कौन से आएंगे, तो थर्ड क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस के लीजन के कारण जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया कि इप्सिलेटरल मतलब ऑक्यूलोमोटर पाल्सी के कारण आइस डाउन एंड आउट हो जाएगी, टोसिस होगा, फिर मतलब डायलेटेड प्यूपिल्स होगी। तो थर्ड क्रेनियल के बारे में आगे बता दिया। और रेड न्यूक्लियस के कारण क्या होगा, तो यहाँ अब रेड न्यूक्लियस में कॉन्ट्रालेटरल मतलब सिम्टम्स आते हैं। तो रेड न्यूक्लियस में कॉन्ट्रालेटरल ट्रेमर्स, फिर एटेक्सिया और कोरिया जैसे सिम्टम्स आएंगे, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जैसे सिम्टम्स आएंगे। क्योंकि आपको जबकि सेरेबेलम के जो सिम्टम्स होते हैं वो इप्सिलेटरल होते हैं, पर ये जो कई मतलब रेड न्यूक्लियस जैसे मतलब न्यूक्लियस होंगे उसके सिम्टम्स कॉन्ट्रालेटरल होंगे। और कई बार क्या होता है कि आपको इसके अलावा भी मतलब बुक्स में पढ़ेंगे तो इसके अलावा भी कई बार कई सिंड्रोम में ज्यादा फीचर्स दिए हुए होते हैं। इसका रीजन क्या है, मैं आपको मतलब एक तरह से समझाता हूँ कि समझिए ये बेनेडिक्ट सिंड्रोम का लीजन है। अगर ये एंटीरियरली एक्सटेंड होता है तो वो अब कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बर ट्रैक को भी इन्वॉल्व करेगा, इसके कारण हेमीप्लेजिया के सिम्टम्स आएंगे। और अगर समझिए कि अगर ये मतलब बेनेडिक्ट का लीजन था अब वो लिटरली स्प्रेड होता है तो इसके कारण ये वो स्पाइनोथैलेमिक और मीडियल लेमनिस्कस को इन्वॉल्व करेगा। तो इसके कारण आप समझ सकते हैं कि सेंसरी मोडालिटीज में भी चेंज आ सकते हैं। इसलिए आप कई बार बुक्स पढ़ेंगे तो मतलब कई सिंड्रोम्स में इन दो न्यूक्लियस के अलावा भी कई जैसे कि सेंसरी और मोटर के फीचर्स आते हैं। तो ये मतलब ये बेनेडिक्ट नहीं तो ये सभी सिंड्रोम्स के बारे में बात है, उसमें कई बार ज्यादा फीचर्स दिए हुए होते हैं। अब मैं कुछ मतलब छोटे सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा। तो मिड ब्रेन में तीन आते हैं, पेरिनोड, क्लॉड और नॉन्थेंजल। तो जैसे कि क्लॉड सिंड्रोम होता है उसके सारे फीचर्स मतलब बेनेडिक्ट जैसे ही होते हैं कि जैसे कि थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी और कॉर्टिको बल्बर नो उसके मतलब क्लॉड के फीचर्स बेनेडिक्ट सिंड्रोम के जैसे ही होते हैं, जैसे कि थर्ड नर्व न्यूक्लियर मतलब थर्ड नर्व का लीजन और रेड न्यूक्लियस का लीजन। और फिर नॉन्थेंजल सिंड्रोम में मतलब क्या फीचर्स आएंगे, तो उसमें भी थर्ड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है और इसके साथ सुपीरियर सेरिबेलर पीडेंकल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप सुपीरियर सेरिबेलर पीडेंकल के सिम्टम्स समझ पाएंगे कि इसके कारण इप्सिलेटरल एटेक्सिया जैसे सिम्टम्स आएंगे। और जो पेरिनोड सिंड्रोम होता है उसे डोर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम या फिर इसे कॉलिक्यूलर सिंड्रोम भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है, तो जो रोस्टल मतलब मिड ब्रेन का जो मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है उसका रोस्टल एरिया उसके में डैमेज होने के कारण होता है। तो उसमें कौन कौन सी चीजें डैमेज होती है, तो उसमें सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और प्रीटेक्टल न्यूक्लियस डैमेज होता है। तो मतलब इसमें अब एक टेट्राड देखने को मिलता है। तो इसका टेट्राड में क्या होगा, तो अपवर्ड गेज पाल्सी होती है, फिर मतलब प्यूपिल्स की साइज बढ़ जाती है और लाइट नियर डिसोसिएशन होता है। तो और एक और होता है आईलिड रिट्रैक्शन और सबसे आखिर में कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन निस्टैग्मस। तो मिड ब्रेन मतलब ये पेरिनोड का टेट्राड हो गया कि अपवर्ड गेज पाल्सी, प्यूपिल्स की मतलब डायलेटेड प्यूपिल्स और लाइट नियर डिसोसिएशन, फिर आता है मतलब आईलिड रिट्रैक्शन और कन्वर्जेंस रिट्रैक्शन निस्टैग्मस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल गेज था उसके सेंटर मतलब फ्रंटल आईफील्ड और पीपीआरएफ में होते हैं, उसी तरह जो वर्टिकल गेज होता है उसका मतलब जो सेंटर होता है वो मिड ब्रेन के पोस्टीरियर एरिया में होता है। तो आप समझ पाएंगे कि मतलब अब यहाँ वो पेरिनोड में वो एरिया डैमेज हो रहा है, तो अब मतलब वर्टिकल गेज डैमेज होने के कारण अब अपर गेज पाल्सी हो जाएगी। तो ये था पेरिनोड सिंड्रोम। और पोन्स में मतलब मिसलेनियस में दो सिंड्रोम आते हैं, एक लेटरल पोन्स में सिंड्रोम और दूसरा बायलेटरल वेंट्रल पोन्स में सिंड्रोम। तो जो लेटरल पोन्स का सिंड्रोम होता है उसे मैरी फॉक्स सिंड्रोम कहते हैं। मतलब मैरी फॉक्स में क्या होता है, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसमें मिडल सेरिब्रल पीडेंकल इन्वॉल्वमेंट होता है और इसके अलावा कॉर्टिको
स्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। इसके फीचर्स आप खुद भी अब समझ पाएंगे। तो अब मैं बात करूंगा लॉक्ड इन सिंड्रोम के बारे में। तो लॉक्ड इन सिंड्रोम में मतलब उसका लीजन कहाँ होता है, तो बायलैटरल वेंट्रल पोन्स में इसका मतलब लीजन होता है। और इसके कॉजेस कौन कौन से होते हैं, तो सारे मतलब पोंटाइन लीजन्स होंगे। तो मतलब इसके कॉजेस क्या होते हैं, तो पोंटाइन इन्फेक्शन, फिर पोंटाइन हेमरेज, पोंटाइन ट्रोमा, फिर ट्यूमर, फिर एंसेफलाइटिस, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलिसिस। तो अब मैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये बायलेटरल है, तो मतलब कौन से ट्रैक्ट इन्वॉल्व होंगे, तो इसमें कॉर्टिको स्पाइनल, फिर कॉर्टिको बल्बार ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। तो मतलब ये बायलेटरल है, तो आप समझ पाएंगे कि इसके कारण क्वाड्रिप्लेजिया हो जाएगा। इसके साथ साथ बल्बर इन्वॉल्वमेंट होने के कारण अब फेस का भी मतलब पूरी तरह से पैरालिसिस हो जाएगा। और इसके साथ मतलब क्या इन्वॉल्व होता है, तो मतलब सिक्स्थ नर्व भी पोन्स में होती है। तो आप समझ पाएंगे इसके कारण हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी हो सकती है। पर जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि जो वर्टिकल गेज होता है उसका सेंटर कहाँ होता है, तो वो मिड ब्रेन में होता है। तो मतलब पेशेंट का वो इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब ये पोन्स का सिंड्रोम है। तो आप समझ पाएंगे कि मतलब आईज की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इंटेक्ट रहती है। इसके साथ साथ मैंने जो मतलब आईलिड के भी बारे में बताया था, उसी तरह मतलब यहाँ आईलिड का मतलब आईलिड का रिट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन भी पॉसिबल होता है। तो यहाँ आप समझ पाएंगे कि पेशेंट में कौन कौन सी चीजें नॉर्मल होंगी। तो मतलब पेशेंट में अब एक तो मतलब वर्टिकल गेज नॉर्मल होगा, फिर ब्लिंकिंग नॉर्मल होगी, और मतलब पेशेंट को सेंसरी मोडालिटीज इंटेक्ट होती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मोटर ही पाल्सी ही है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि सिंगिस किंग पिक्चर में मतलब जो सोनू सूद था, मतलब आपको इस तरफ समझ सकते हैं कि उसमें मतलब आप जानते थे कि उसे अब ब्रेन डैमेज होने के कारण अब वो मतलब लॉकड इन हो गया था। मतलब वो सारा का सारा सुन सकता था, समझ सकता था, मतलब उसे कुछ लगे तो वो पेन फील कर सकता था, पर वो सिर्फ और सिर्फ हिल नहीं सकता था। तो यहाँ ऐसा ही होता है कि पेशेंट मतलब सारा का सारा सेंसरी फील कर सकता है, वो सब कुछ सुन समझ सकता है, पर वो कुछ मतलब मोटर पूरा का पूरा मोटर पाल्सी होने के कारण हिल भी नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ आंखें ऊपर नीचे कर सकता है और ब्लिंकिंग कर सकता है। तो इसका मतलब आप अच्छी तरह से इसे याद रख पाएंगे कि सिंगिस किंग के एग्जांपल के कारण मतलब कई बार क्या होता है कि लॉक्ड इन सिंड्रोम होता है वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट के साथ कंफ्यूज होता है। तो मतलब मैं इन छोटी सी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा यहाँ। तो मैं यहाँ मतलब तीन चीजों को डिफरेंशिएट करूंगा, कोमा, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट और लॉक्ड इन सिंड्रोम। तो जैसा कि अब मैंने कल भी आपको बताया था कि अराउजल या फिर अवेकनेस और मतलब और अवेयरनेस दोनों डिफरेंट चीज होती है। कि जो अराउजल होता है वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है, जैसे कि मतलब वो मिड ब्रेन मतलब सॉरी वो अब ब्रेन स्टेम में होता है पोन्स में। तो अराउजल का सेंटर होता है वो पोन्स में होता है। और जो अवेयरनेस कहते हैं हमें, जैसे कि मतलब अटेंशन देना, फिर जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो इस पर मतलब फोकस देना या फिर किसी चीज पर ध्यान देना, वो उसे जो मतलब अवेयरनेस कहते हैं, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर डिपेंडेंट होता है। तो अब इस चीज से मैं तीनों को अब अलग अलग बताऊंगा कि मतलब कोमा में क्या होता है। कि कोमा में अराउजल और अवेयरनेस दोनों की दोनों लॉस्ट हो जाती है, तो इसे कोमा कहते हैं। और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट का रीजन क्या होता है, कि जैसे कि कोई एंगुलर ट्रॉमा हो तो इसके कारण मतलब जो भी ब्रेन का व्हाइट मैटर था वो अब पूरा का पूरा मतलब कॉर्टेक्स में का जो व्हाइट मैटर था वो अब पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा। इसी कारण क्या होगा, तो एक आप समझ सकते हैं कि कॉर्टेक्स का डैमेज होने के कारण अब अवेयरनेस चली जाएगी, और व्हाइट फाइबर्स डैमेज होने के कारण कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको मतलब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जैसे ट्रैक्ट अब मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो पेशेंट अब पैरालिसिस में मतलब चला जाएगा और कोई भी सेंसरी फील नहीं होगा। जैसा कि आप मतलब मुन्ना भाई एमबीबीएस में आनंद भाई को जानते थे कि वो मतलब एक तो पैरालाइज थे, कुछ भी मतलब ऑर्गन मतलब हिला नहीं सकते थे, कोई भी लिम्स की मूवमेंट पॉसिबल नहीं थी। और आपको वो डायलॉग भी याद होगा कि सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था क्योंकि स्पाइनोथैलेमिक और सारे के सारे ट्रैक्ट अब डैमेज हो गए थे। और मतलब जैसा कि वो उसमें मतलब कॉर्टेक्स का डैमेज होता है, पर वो जो ब्रेन स्टेम होती है वो तो सिर्फ इंटेक्ट होती है। तो मतलब वो पेशेंट का अराउजल नॉर्मल होता है, मतलब आपका उसका अगर ईईजी ले तो मतलब उसकी जो स्लीप पैटर्न थी वो एकदम नॉर्मल पर्सन की तरह ही होगी। जबकि कोमा में मतलब ऐसी कोई पैटर्न नहीं होती, मतलब परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में भी पर्सन मतलब
मतलब जैसे कि दिन और रात में स्लीप वेक साइकिल में जाता है। और ये थी परफ्यूट एंड वेजिटेटिव स्टेट की बात, मतलब आपको एग्जांपल तरीके आनंद भाई को याद रख सकते हैं। और इसके बाद आता है लॉक्ड इन सिंड्रोम। तो मैंने आपको बताया कि लॉक्ड इन सिंड्रोम में सिर्फ और सिर्फ मतलब कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बार ट्रैक्ट ही डैमेज होते हैं, मतलब और कुछ डैमेज मतलब नहीं होता। तो आप समझ पाएंगे कि इसकी जो अवेयरनेस थी कॉर्टेक्स का मतलब डैमेज नहीं होता तो वो इंटेक्ट रहेगी, और जो ब्रेन स्टेम का आरएएस सिस्टम था वो भी इंटेक्ट है, तो वो भी इंटेक्ट ही रहेगी। तो पेशेंट सिर्फ और सिर्फ मतलब आप सोनू सूद को याद कर सकते हैं सिंगिस किंग का, तो मतलब वो सब कुछ फील कर सकता था। तो ये तीनों का डिफरेंशिएट हो गया। अब मैं बात करूंगा मेडुला के कुछ बाकी सिम्टम्स के बारे में। तो अब मैं बात करूंगा मेडुला के दो सिंड्रोम, एक सबमेडुलरी और दूसरा हेमीमेडुलरी सिंड्रोम। तो सबसे पहले बात करेंगे ओपेल्स्की सिंड्रोम जो सबमेडुलरी होता है। तो ये इसमें कौन कौन से फीचर आएंगे, तो इसमें एक तो वॉलेनबर्ग सिंड्रोम के सारे फीचर्स आएंगे। इसके अलावा क्या होगा, तो इसके अलावा इप्सिलेटरल हेमीप्लेजिया होता है। इसका रीजन आप आसानी से समझ पाएंगे कि वॉलेनबर्ग में सिंड्रोम में मतलब कोई भी मोटर पाथवे इन्वॉल्व नहीं था, तो वॉलेनबर्ग सिंड्रोम और इसके साथ इप्सिलेटरल हेमीप्लेजिया, क्योंकि अब ये सब मेडुलरी है, मतलब अब कॉर्टिकोस्पाइनल पिरामिडल पार्ट के वाइड फाइबर्स अब क्रॉस कर चुके हैं, तो इसके कारण अब इप्सिलेटरल फीचर्स आएंगे। तो ये था ओपेल्स्की सिंड्रोम। अब मैं बात करूंगा बेबिन्स्की नेगेटिव सिंड्रोम, जिसे मतलब हेमीमेडुलरी सिंड्रोम भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से फीचर आएंगे, तो इसमें एक वॉलेनबर्ग के फीचर्स आएंगे, प्लस ओपेल्स्की के फीचर्स आएंगे, और इसके साथ डेजेरिन के फीचर्स आएंगे। क्योंकि आप ये आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि ये जो अब हेमीमेडुला था उसका मीडियल पोर्शन था वो था डेजेरिन सिंड्रोम, और लेटरल पोर्शन था वो वॉलेनबर्ग सिंड्रोम। तो अब ये पूरा का पूरा हाफ मेडुला इन्वॉल्व हो जाए, तो इसके कारण जो हेमीमेडुलरी होगा उसमें ये दोनों सिंड्रोम के फीचर्स आएंगे, जिसे कहते हैं बेबिन्स्की नेगेटिव सिंड्रोम। तो ये था मतलब सारे ब्रेन स्टेम स्ट्रोक के सिंड्रोम्स। तो थैंक यू गाइस।